हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 मैकेनिज्म। तो पीछे के वीडियो सेक्शंस अगर आपको पसंद आने हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने भाई की तरफ से, दोस्त की तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। इनकार के डर से वो इजहार नहीं करती, इनकार के डर से वो इजहार नहीं करती, प्यार तो करती है मगर इकरार नहीं करती, और जब से सुना है उस लड़के को सादगी पसंद है, और जब से सुना है उस लड़के को सादगी पसंद है, तब से एक लड़की सिंगार नहीं करती। सही है भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये शायरी पसंद आई होगी। देख सकते हो सादगी का जादू कैसा है इस शायरी के माध्यम से। इसीलिए कहा जाता है बी सिंपल, बी कूल एंड फोकस ऑन स्टडी। सही है। देखो भाई, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या कहता है। SN1 मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन बनती है। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या कहता है भाई, जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वही SN1 मैकेनिज्म को क्या करती हुई नजर आएगी, फेवर करती हुई नजर आएगी। तो देखो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या क्या आएगा, मिथाइल अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और क्या आएगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। आपको पता है SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनती है, और जो कार्बोकेटाइन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही ज्यादा फेवर करती हुई नजर आएगी किसको, SN1 मैकेनिज्म को। तो पढ़ने पे हमने पाया कि जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड होंगे उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी किसके लिए, SN1 मैकेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के फैक्टर्स 11th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ जो एग्जांपल्स हम लिखेंगे डेट इज फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, लगातार आपके पॉजिटिव कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता रहेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। या फिर दूसरा फैक्टर कह सकते हो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट क्या कहता है, sp2 कार्बन से, sp2 जो हाइब्रिडाइज कार्बन से आगे वाला जो कार्बन है वो sp3 के साथ कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। भाई ये कोई sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन sp3 अवस्था में हो और उसके पास हाइड्रोजन मौजूद हो, जिसे टेक्निकल भाषा में, हाइपर कंजुगेशन की भाषा में अल्फा हाइड्रोजन कहा गया। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो भी वो क्या दिखा सकता है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा सकता है। तो टर्सरी जो स्पीसीज होती है उसका इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है वो बेहतरीन होता है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो मैकेनिज्म पे हमने पाया कि इंटरमीडिएट जो है वो डेट इज कार्बोकेटाइन, इसीलिए स्टेबिलिटी क्या कर रही होगी, बढ़ रही होगी। देखो भाई क्या कहता है मैकेनिज्म, देखो ध्यान से। मैकेनिज्म क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू, ध्यान से सुनना है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में, अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, according to SN1 mechanism, carbocation intermediate is formed. According to SN1 mechanism, carbocation intermediate is formed. सही है। मुझे पता चला कि SN1 मैकेनिज्म के अनुसार कौन सा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है मेरे भाई, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ carbocation intermediate formed, more is the stability of carbocation intermediate formed, more will be the probability, more will be the probability of SN1 mechanism to occur। भाई जो कार्बोकेटाइन बनी होगी वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी किसकी, SN1 मैकेनिज्म की। इस चीज का मेरा भाई ध्यान रखने का। सही है। तो मैं कह सकता हूं जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की क्या होगी,
स्टेबिलिटी होगी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, मोर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म टू अकर। सही है, जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा संभावना होगी किसके होने की, SN1 मैकेनिज्म होने की। ध्यान से समझना है मैंने क्या कहा। देखो, जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतना ज्यादा संभावना है कि कौन सा मैकेनिज्म प्रोसीड करे, SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड करे। ध्यान से देखने का बाबू। देखो, हमने कौन कौन से हैलाइड पढ़े थे, हमने पढ़ा ये मिथाइल। सही है, कौन सा हैलाइड पढ़ा, मिथाइल। अब देखो आपको कल्पनाएं करनी है, अब ये कल्पनाएं आपको खुद करनी पड़ेंगी भाई। कल्पनाएं कैसे करोगे कि ये X निकल गया होगा, कौन सी कार्बोकेटाइन बनी होगी, CH3 प्लस कार्बोकेटाइन बनी होगी। कह सकता हूं, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहचान लोगे तो कौन सी कार्बोकेटाइन बनी होगी, मिथाइल हैलाइड बना होगा। दूसरी कार्बोकेटाइन देख लेते हैं। दूसरी कार्बोकेटाइन में मैं एक R ग्रुप लगा देता हूं, कार्बन लगा देता हूं। अब ये कौन सी कार्बोकेटाइन बनी होगी, प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है वो बना होगा, कह सकता हूं। इसके बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, R CHR ये X, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड बना होगा भाई, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, कह सकता हूं। और तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये हो सकती है RCRRX, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। कल्पना करनी है कि यहां से हेलोजन का बॉन्ड टूट चुका होगा और कार्बन कैसा बन चुका होगा, पॉजिटिव कार्बन बन चुका होगा। कह सकता हूं मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और कौन सा बना होगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड बना होगा। तो देखो, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये सहारा ले सकता हूं कि इस दिशा के अंदर, इन दिस डायरेक्शन, कल्पना करनी है आपको इन दिस डायरेक्शन। देखो कल्पना कैसे करोगे, मान के चलना है कि ये बॉन्ड टूटा होगा, टूटा होगा तो ये कार्बन कैसा, पॉजिटिव। इधर से ये बॉन्ड टूटा होगा, ये कार्बन पॉजिटिव। इधर से ये हेलोजन का बॉन्ड टूटा होगा, ये पॉजिटिव। इधर से ये बॉन्ड टूटा होगा, ये पॉजिटिव। तो देखो, ये कार्बन पॉजिटिव हुआ होगा तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, कह सकता हूं। सही है, अब देखो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बन कह सकता हूं। ये कार्बन देखो खुद को छोड़कर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। ये सेंटर वाले कार्बन को छोड़कर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो कह सकता हूं टर्सरी। तो इस दिशा के अंदर, इन दिस डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इंक्रीजेस, कह सकता हूं। इस दिशा के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो बनी है उसकी स्टेबिलिटी इस दिशा में बढ़ रही है, मतलब टर्सरी कार्बोकेटाइन। ऐसे दिखा दूं नीचे जुगाड़ के लिए, यहां से कौन सी कार्बोकेटाइन बनी होगी, टर्सरी कार्बोकेटाइन, जुगाड़ दिखा रहा हूं। जब ये बॉन्ड टूटा होगा, यहां से कौन सी कार्बोकेटाइन बनी होगी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सही है, यहां से कौन सी कार्बोकेटाइन बनी होगी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और पीछे वाले से कौन सी बनी होगी, मिथाइल कार्बोकेटाइन, कह सकता हूं। तो इस दिशा में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सो इस रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ड्यू टू दिस रीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म, इसी संभावना की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म ऑल्सो इंक्रीजेस, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी कारणवश आपकी जो SN1 मैकेनिज्म है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बाबू, इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना भाई। सही है, ध्यान से देख लो कि किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के आधार पे मैंने आंसर दिए हैं। तो जैसे जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे संभावना बढ़ती हुई चली जाएगी किसकी भाई, SN1 मैकेनिज्म की। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कंसेप्ट के अंदर। तो SN1 मैकेनिज्म कहता है कि कार्बोकेटाइन बने, और कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म कहता है कि जो कार्बोकेटाइन जितनी ज़्यादा स्टेबल बनेगी उसकी उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी कौन से मैकेनिज्म से आंसर प्रोड्यूस करने की, डेट इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कंसेप्ट था नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, टॉपिक का नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 मैकेनिज्म। सही है, याद इसलिए दिलाया क्योंकि कुछ क्या है, वीडियो को स्किप कर 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 देखते हैं, तो उसीलिए इस वीडियो को एक बार फिर से याद दिलाया जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि पढ़ भी ले फिर पता भी ना चले। सही है, पहचान लोगे। सही है,
देख लो, कर लोगे? चलूं आगे? पक्का? चलो तो फिर इसी बात। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इस दिशा में क्या कर जाती है? इंक्रीज। फैक्टर्स बता ही दिए, ये कार्बोकेटाइन बनेगी। आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या फिर हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगी, फिर यहाँ बनेंगी, फिर यहाँ बनेंगी। यहाँ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स ना के बराबर कह सकता हूँ, 0 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हुई नजर आएंगी। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, पहचान लोगे बाबू? चलो सही है, देख लो भाई। दूसरा क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के बाद न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? SN2 में कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए था? स्ट्रॉन्ग। यहां कार्बोकेटाइन पे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसे न्यूक्लियोफाइल से भी काम चला सकता हूं? वीक न्यूक्लियोफाइल से। SN1 मैकेनिज्म के अंदर, इन SN1 मैकेनिज्म सही है, इन SN1 मैकेनिज्म वीक न्यूक्लियोफाइल, इन SN1 मैकेनिज्म, या फिर 4SN1 ऐसे लिख दो भाई, 4SN1 मैकेनिज्म वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। SN1 मैकेनिज्म के लिए आप क्या कर सकते हो? एक वीक न्यूक्लियोफाइल का भी सहारा ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें बन रही है कार्बोकेटाइन। क्या बन रही है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब इस कार्बन पे पूरा पूरा कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर खूब भर भर कर पॉजिटिव चार्ज है। पीछे वाले में कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन हो रही थी। यहाँ पे एक चार्ज ऑब्टेन हो रहा है। चार्ज भी कैसा ऑब्टेन हो रहा है? कंप्लीट। चार्जेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, डेल्टा लगा देता हूं तो डेल्टा मतलब पार्शियल चार्ज, चार्ज आ तो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ रहा। ये कैसा है? पॉजिटिव। पूर्ण रूप से कैसा है? पॉजिटिव। अच्छी खासी मात्रा में चार्ज की टेंडेंसी अपने पास कंटेन कर रहा है। तो इसके ऊपर आसानी से कौन अटैक कर सकता है? वीक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आसानी से क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। ये रिएक्शन आसानी से क्या कर सकती है? प्रोसीड हो सकती है। कौन से मैकेनिज्म से? SN1 मैकेनिज्म से। SN1 मैकेनिज्म में वीक न्यूक्लियोफाइल अपनी मर्जी से आसानी से कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है उसके पास, कार्बन के पास अच्छी खासी मात्रा, कार्बन पे कैसा चार्ज मौजूद है मेरे भाई? पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल से आप काम निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट था कंसंट्रेशन। कितनी मात्रा में न्यूक्लियोफाइल चाहिए? सही है। SN2 मैकेनिज्म में किस मात्रा में चाहिए था? ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वहां पे क्या था? स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा था, और स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत हो रही थी, पीछे से हमला करने में क्या हो रही थी? दिक्कत। तो संभावना ज्यादा करनी पड़ रही थी। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को वो फैक्टर प्रिडोमिनेट कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ी मात्रा में भी न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो जाएगी। तो कह सकता हूं SN1 मैकेनिज्म is favored by, is SN1 mechanism is favored by lower concentration of nucleophile। अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कम मात्रा भी लेंगे तो चल जाएगा। SN1 mechanism is favored by लोअर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल की आप कम मात्रा लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। वहां किस पे डिपेंड कर रही थी? स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से हमला करने में दिक्कत हो रही थी। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल लेंगे तभी जाके कोई एक आधा न्यूक्लियोफाइल वहां तक पहुंचेगा, रिएक्शन करवाएगा। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ तो उल्टा चल रहा है। यहाँ तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखा जा रहा है। जो कार्बोकेटाइन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती हुई नजर आएगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाती हुई नजर आएगी। तो पढ़ने पे पाया गया कि अब की बार न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी मात्रा में लेंगे तो भी काम क्या कर देगा? चला देगा। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड नेचर ऑफ सोलवेंट। तो SN2 मैकेनिज्म में ध्यान हो आपको, SN2 मैकेनिज्म में
ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी और ट्रांजिशन जो स्टेट है वो ना के बराबर पोलर थी, मतलब कह सकता हूँ ट्रांजिशन स्टेट कम पोलर थी, किसकी बजाय, रिएक्टेंट की बजाय। इसीलिए आपका जो सोलवेंट था डेट इज नॉन पोलर सोलवेंट उस सॉल्यूशन को स्टेबलाइज कर रहा था। यहाँ किस प्रकार की इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के ऊपर अच्छा खासा क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसी का जैसा व्यक्ति चाहिए, इसी जैसा ताकतवर व्यक्ति चाहिए, जिस सॉल्वेंट का नाम क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट कह सकता हूं। तो पोलर सॉल्वेंट के द्वारा जो SN1 मैकेनिज्म है वो फेवर्ड किया जाता है। तो ध्यान से देखना है, इन SN1 मैकेनिज्म, इन SN1 मैकेनिज्म, इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन, इन SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन intermediate is formed, in SN1 mechanism carbocation intermediate is formed. So this carbocation intermediate formed, so this carbocation, so this carbocation intermediate formed is stabilized by, is stabilized by कैसा सोलेंट बाबू, पोलर सोलवेंट। यहां पे जो इंटरमीडिएट बना है बाबू वो कैसा बना है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कैसा बना है, एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है। इसको स्टेबलाइज अगर आपको करना है, इसको क्या करना है, अगर स्टेबलाइज करना है तो सोलवेंट कैसा लेना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर सोलवेंट लेना पड़ेगा, कह सकता हूं। ध्यान से, कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट बना है SN1 मैकेनिज्म में, उसको अगर आप स्टेबलाइज करना चाहते हो तब जाके ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट की, कह सकता हूं। तो कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट बना है उस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को कौन सा सॉल्यूशन स्टेबलाइज कर सकता है, पोलर सोलवेंट स्टेबलाइज कर सकता है। कौन सा सोलवेंट स्टेबलाइज कर सकता है, पोलर जो सोलवेंट है वो कार्बोकेटाइन जो बनी है इंटरमीडिएट उसको आसानी से क्या कर सकती है बाबू, स्टेबलाइज कर सकती है। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो सेक्शन सेपरेट लेके आ रहे हैं भाई NCERT के, ताकि हर एक कंसेप्ट आप तक पहुंचाया जा सके। सही है, तो वीडियो सेक्शन को खत्म करने से पहले 4 लाइनें मोटिवेशनल आपके लिए। तूफानों से आंख मिलाओ, ध्यान से सुनना है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। सही है भाई, इधर उधर के चक्कर छोड़ो भाई, और तैर कर क्या पार करना है मेरे भाई, दरिया पार करना है। बहुत सी उम्मीदें आपसे भी जुड़ी हुई हैं, मुझसे भी जुड़ी हुई हैं, तो मिलकर मेहनत करते हैं, अपनी अपनी उम्मीदें पूरी करने की पूरा प्रयत्न करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो सेक्शन आपके भाई के द्वारा जो बनाया गया है वो आपको पसंद आएगा। पसंद आती हैं तो ही चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वैसे अपने को ऐसी सस्ती पब्लिसिटी की कोई आवश्यकता है भी नहीं भाई। चीज़ें और कंटेंट अगर बेहतरीन लगे तो ही चीज़ों के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। एक मुहिम में जुड़े हुए, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 4 साल बाद, 5 साल बाद कामयाबी जरूर मिल जाएगी। और नहीं भी मिलेगी तो इसमें कोई विफलता नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति का भला जरूर हो रहा है। बेशक एक ही व्यक्ति कोई देख रहा हो तो भी। सही है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। तब तक के लिए माता पिता का ध्यान रखें। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।